नमस्कार। 2026 के लिए भारत के जो नए बैंकिंग नियम हैं, उन्हें समझने में हम आपकी मदद करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है, खासकर जब बात बड़े अमाउंट के लेन देन की हो। मन में एक डर सा लगा रहता है ना। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं जरूरी बातों को एक एक करके समझेंगे। हम बात करेंगे कैश लिमिट्स की, जीरो बैलेंस अकाउंट के एक नए नियम की और उन अलर्ट्स की जिन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। चलिए इस चिंता को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। क्या बैंक अकाउंट में पैसे रखने की कोई कानूनी सीमा है? मतलब आप कितना पैसा रख सकते हैं? जी हां, आपने सही सुना। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। कानूनी तौर पर आपके बैंक बैलेंस पर कोई ऊपरी सीमा है ही नहीं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। असली सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना है, सवाल ये है कि वो पैसा आया कहां से। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम। आपके अकाउंट का हर एक पैसा एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, मतलब उसका सोर्स पता होना चाहिए और वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में दिखाई गई इनकम से मेल खाना चाहिए। आप आईटीआर को एक लाइब्रेरी के कैटलॉग की तरह समझ सकते हैं। हर किताब यानी हर डिपॉजिट उस कैटलॉग में दर्ज होना ही चाहिए। बिल्कुल। और ये उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देता है। जिस पैसे का आप हिसाब नहीं दे सकते, उसे टैक्स विभाग उसी बिना रिकॉर्ड वाली किताब की तरह मानता है और वो ये मानकर चलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और इस बेहिसाब पैसे पर लगने वाला जुर्माना कितना हो सकता है, सुनकर शायद आपको झटका लगे। टैक्स और पेनल्टी मिलाकर ये 84% तक जा सकता है। जी हां, पूरे 84%। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैश की। कैश लेन देन एक ऐसी चीज है जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा पैनी नजर रहती है। सेविंग्स अकाउंट के लिए ये है वो जादुई आंकड़ा, 10 लाख रुपए। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा किया या निकाला, तो बैंक के लिए इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट्स के बीच का फर्क। जहां सेविंग्स अकाउंट की लिमिट 10 लाख है, वहीं करंट अकाउंट के लिए ये लिमिट बहुत ज़्यादा है, पूरे 50 लाख रुपए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो लिमिट है, ये हर बैंक के लिए अलग-अलग है। इसका मतलब अगर आप अपने कैश डिपॉजिट्स को अलग-अलग बैंकों में इस लिमिट के नीचे रखते हैं, तो ये एक पूरी तरह से कानूनी तरीका है। जैसे यहाँ बैंक ए और बी में 9-9 लाख जमा करना ठीक है, पर बैंक सी में 12 लाख जमा करते ही वो रिपोर्ट हो जाए। कैश की बात तो हो गई। अब जरा डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में चलते हैं, जहां एक बहुत बड़ा और गेम चेंजिंग नियम लागू होने वाला है। जी हां, एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है BSBDS स्कीम के जरिए, जिसका पूरा नाम है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके तहत मिनिमम बैलेंस का झंझट ही खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब इस बात की कोई टेंशन नहीं होगी कि बैलेंस कम हो गया तो बैंक चार्ज काट लेगा। ये नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंकों पर लागू होगा। आप अपने पुराने अकाउंट को भी इसमें बदलवा सकते हैं। बस याद रहे, एक व्यक्ति का एक ही BSBDA अकाउंट हो सकता है। और अगर रोज के ऑनलाइन ट्रांसफर्स की बात करें, तो इस टेबल में आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स दिख रही हैं। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि UPI की डेली लिमिट वैसे तो 1 लाख है, पर कुछ खास पेमेंट्स जैसे कि एजुकेशन फीस या हॉस्पिटल बिल्स के लिए ये लिमिट 5 लाख तक भी हो सकती है। देखिए, नियमों और लिमिट्स को जानना तो बस आधी लड़ाई जीतने जैसा है। बाकी की आधी लड़ाई है सही तरीके से रिपोर्टिंग करने में, ताकि आप हमेशा नियमों का पालन करें और टेंशन फ्री रहें। कानूनी तौर पर इसकी कोई सीमा नहीं है। आप चाहें तो एक अकाउंट रखें या 10, लेकिन शर्त बस एक है और वो बहुत जरूरी है। आपका हर एक बैंक अकाउंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर होना चाहिए। और अगर ITR में एक भी बैंक अकाउंट बताना भूल गए, तो सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। सोचिए, एक छोटी सी भूल कितनी भारी पड़ सकती है। तो ये एक ऐसी सावधानी है जो आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। रिपोर्टिंग के अलावा बड़े कैश विड्रॉल पर आपका टैक्स यानी TDS भी कटता है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग ITR फाइल नहीं करते, उनके लिए नियम कितने ज्यादा सख्त हैं। उनके लिए 20 लाख रुपए निकालने पर ही TDS कटना शुरू हो जाता है। और आखिर में चलिए कुछ ऐसे पक्के कैश नियमों की बात करते हैं जिन्हें तोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। इन मामलों में 100% तक की पेनाल्टी लगती है और इन पर कोई समझौता नहीं होता। ये 4 बातें हमेशा याद रखिए।
किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख से ज्यादा कैश लेना मना है। प्रॉपर्टी या लोन के मामले में 20,000 से ज्यादा का कैश लेन देन करना मना है। किसी को 20,000 से ज्यादा का लोन कैश में देना या वापस लेना मना है। और बिजनेस में 10,000 से ज्यादा का कोई एक खर्चा कैश में करना मना है। इन मामलों में पेनाल्टी सीधे ट्रांजैक्शन अमाउंट के बराबर होती है। तो सवाल फिर वही है, क्या आपकी फाइनेंशियल लाइब्रेरी 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है? याद रखिए, अपने पैसे का हिसाब किताब साफ रखना ही फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। हमें उम्मीद है कि 2026 के बैंकिंग नियमों पर हमारी इस चर्चा से आपको काफी मदद मिली होगी और आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, भारतीय टैक्स और बैंकिंग कानूनों पर ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए पीएसजे टैक्स इनसाइट्स के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।